Morning, students. This is history, class 9th, chapter 1, the French Revolution. Today is going to our second class on this chapter. आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी और थर्ड स्टेट आगे तीन हिस्सों में सब डिवाइड है। फर्स्ट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स, चार तरह के लोग हैं। और सेकंड सब पार्ट में पीजेंट्स एंड आर्टिजन और थर्ड सब पार्ट में स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, लेबर और सर्वेंट। तो फ्रांस का समाज 18वीं शताब्दी में इन तीन वर्गों में बटा हुआ था और फ्रांस की जो करेंसी थी, उसकी जो पैसा था, उसकी यूनिट को लीवर कहा जाता था। जो 1794 में जब फ्रांस रिपब्लिक बन चुका था, उस वक्त उसका प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हम देखते हैं कि लुई 16वां जो फ्रांस का सम्राट था 1789 में, जो 20 वर्ष की आयु में राजा बना, उसने मैरी एंटोइनेट से शादी की और उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ाद करवाने के लिए अमेरिका को सपोर्ट किया। और जो अपने आरामदायक जीवन के लिए इतिहास में जाना जाता है, अपनी लग्जरियंट लाइफस्टाइल के लिए। और 1789 से पहले के समय को जब ओल्ड रेजिम या प्राचीन राजतंत्र कहते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन लोग फ्रांस में टैक्स देते थे और कौन लोग टैक्स वसूलते थे। पीजेंट मेड अप अबाउट 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church and the richer members of the third estate. The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. They included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve in the army, or to participate in building roads. The church too extracted its share of taxes called teeth from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. These included the direct tax called tille and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt, tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो यहाँ हम समझते हैं कि किसान जो फ्रांस के समाज का 90% हिस्सा था, पॉपुलेशन थी, उनके पास खेती के लिए केवल 40% लैंड ही थी और 60% जो लैंड थी फ्रांस की, वो नोबल, चर्च और थर्ड एस्टेट का जो पहला पार्ट है, जो चार लोग हैं, जिनमें हमने देखा कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, उनके पास हम कह सकते हैं। यहाँ हमें समझना है कि फ्रांस के समाज में 1789 से पहले तीन तरह के टैक्स थे। पहला टीथ, जो फसल का 10वां भाग होता था, जो लोग चर्च को पे करते थे। और टाइल, जो एक डायरेक्ट टैक्स था, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो सीधे राजा को पे करते थे, स्टेट को पे करते थे। और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स थे, अप्रत्यक्ष कर थे, जो
दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं उन पर थे, जैसे तंबाकू है, नमक है। यह हमें समझना है कि जो राजा था, जो सेना पर, दरबार पर, प्रशासन पर और अपने पर्सनल लाइफस्टाइल पर खर्च करता था, वो राजा के अलावा जो लॉर्ड होता था, जो आगे लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करता था और बदले में सेवाएं लेता था, वो भी थर्ड एस्टेट के लोगों को अपने घर पर काम करवाने के लिए बुला सकता था। तो इस तरह हम देखते हैं फ्रांस का जो समाज है वो इस तरह से था। इस पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट is the fly. The more the devil has, the more he wants. The poor fellow brings everything: grain, fruits, money, salad. The fat lord sits there, ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. यानी जो नोबल मैन है, जो फ्रांस के समाज के सेकंड एस्टेट में आता था, वो टैक्स वसूलता था और टैक्स भी किसान की उपज जो पैदावार है उसके अनुसार बढ़ा दिया जा सकता था। थैंक्स।